नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये पिछले एपिसोड में बताया गया था कि तारीख 4 को जो दिखाया जा रहा था कि चूँकि तारीख 5 को ही पिछले 2 साल पहले धारा 370 और 35 से हटी थी, तो उसी के उपलक्ष्य में काफ़ी चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो ये भी दिखा रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशी ताकतें हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमेशा भारत के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, उनके अलग अलग संगठन बना करके एक संगठन का नाम दिया गया था कि वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF, जिसको चलाता है जॉर्ज सोरोस, और उसमें जो है ये मनमोहन सिंह की बेटी अमृता सिंह वो काम करती थी या करती है। और फिर उसमें ये भी बताया गया था कि एक टॉनी अशाई करके है जो हर वक्त जो है भारत विरोधी वो कार्यक्रम चलाता रहता है भारत के खिलाफ। और टॉनी अशाई का जो अपना ये बॉलीवुड वाला है शाहरुख, इसका बिजनेस का वो गठबंधन है। और इसी तरह से और भी है, वो ये दिखाया जा रहा था उसमें। भारतीय जनता दल ने तो कई बार ये समझाया है, बताया है, स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो हैं, उनको वो इसी फिराक में है कि भारत के अंदर ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं जो भारत को तोड़ने के लिए जो है वो तैयार बैठी हैं। बस उनसे सांड काट करके उनको फंड दे करके ये काम कराया जा सकता है। कोई आज से नहीं, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे सन 47 के आसपास, तो ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए वो साजिश करते करते ये देश को ही बांट दिया और पाकिस्तान बनवाया। और ये सोच, और उसमें जो है वो माउंटबेटन जो कि उसमें गवर्नर जनरल था वो भी शामिल था। और देश बांटने के कारण जो है आबादियों का हस्तांतरण की बात आई। और ये दोनों गद्दारों को मालूम था आबादी हस्तांतरण के पहले ही बाद में उसको लेकर के हमारे मान इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और सिख आस्था वाले भी उसमें शामिल हो गए थे। आपस में ही मार काट करके
25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। ये दोनों गद्दारों को मालूम था। खैर, माने कि आज़ादी के नाम पर जो है देश को बांटना, ये इतिहास जो है जो भारत को ये घाव इन दोनों गद्दारों ने दिया है, यह देश कभी भी जो है भूल नहीं सकता। अब उस पाप को छिपाने के लिए साजिशें आज भी चल रही हैं और तमाम ये उसके एक माने गद्दार जो है पत्रकारों का गिरोह है, वो उसको अलग ढंग से पेश करता है। उसी साजिश में बीजेपी भी शामिल है। तो खैर ये अब ये विषय किसी और न चला जाए, इसलिए तो अपने माने वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें जो भारत के खिलाफ हमेशा सोच रही हैं, उनको भरोसा देश के अंदर की ताकतों के पर है। तो उनको उनसे साठगांठ करके उनको फंडिंग दे करके बस भारत को विखंडित करना और हमेशा भेद विभेद वो बना के रखना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, लेकिन देश के अंदर भी ताकतें वही कर रही हैं। तो जैसे जिसमें नाम आया शाहरुख का, तो शाहरुख का एक बिजनेस जो है वो माने गठबंधन है टानिया शाही से। टानिया शाही जो है हमेशा भारत विरोधी आयोजन वो करता ही रहता है। और मनमोहन की बेटी जो है जो भारत के खिलाफ जो संगठन काम करता है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसमें काम करती थी या काम करती है। तो इस प्रकार से अब जीएनपीसी में आप देखेंगे तमाम तत्व ऐसे मिल जाएंगे भारत के खिलाफ जो है वो काम करते हुए। लेकिन सवाल बस यही है कि अब बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो माने जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, ये माने देश के खिलाफ हमेशा हर वक्त 24 घंटा ये गद्दारी करती रहती है। और इसको अभी भी वोट मिल रहा है, अभी भी इसकी यानी सरकारें चल रही हैं, राज्य सरकारें राजस्थान की चल रही है, छत्तीसगढ़ की चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही थी, किसी तरह से वो अल्टा पलटी हुआ, और पंजाब में चल रही है, और दो जो है इसकी संयुक्त सरकारें हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की। तो सवाल आकर के ही टिकता है कि देश के गद्दारों को वोट देना और ये झूठ मूठ को दिखाना कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, यानी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो हैं, उनको दिखा करके देश के अंदर के दुश्मनों को छिपाना, ये मीडिया वालों का असली सवाल यही है। और हमारे भारतीय भाई बहनों के तबके में से कुछ लोग जो है इन गद्दारों को जो वोट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनको जागरूक करना ही होगा, उनको जागरूक करना ही होगा। और दुख और आश्चर्य की बात है कि केरल, ये बात कई बार कही गई है और सैकड़ों बार कही जाएगी, हजारों बार कही जाएगी। केरल जो है, केरल राज्य जो है, या वहाँ के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये अपने को कहते हैं कि हम भारत के सबसे शिक्षित प्रदेश हैं, 100% की हमारी जो है वो साक्षरता है, 100% लिटरेसी है। अब उनके 100% लिटरेसी का तो यही मैंने जुमा यही जो है यही वो नतीजा रहा कि देश के दुश्मनों को ये चुन के भेजते हैं, या तो यानी वाम दलों को, कम्युनिस्टों को, या तो जीएनपीसी को। ये कितने बड़े दुख की बात है। 2019 के चुनाव में माने जो 20 लोकसभा की सीटें हैं वहाँ से, केरल से, उसमें से 18 जीएनपीसी के पक्ष में। ओपन जीएनपीसी जो देश के साथ हमेशा गद्दारी कर रही है, वही हाल पंजाब का है। जो भगत सिंह के
जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, उनके खिलाफ जो गवाही देने वाले पूरा खानदान, वो इस नेहरू मैंने गांधी नेहरू परिवार के साथ हमेशा जो है वो चिपका रहा। और ये जेएनपीसी वालों ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली, जिससे उनको फांसी हुई, तो उनको इन समूह ने हर तरह से मालामाल कर दिया। उसी के रिश्तेदारों में एक केपी सिंह है, डीएलएफ वाला, और उसी शायद शोभा सिंह करके जिसने गवाही दी थी, उसी का बेटा वो खुशवंत सिंह, इलस्ट्रेटेड वीकली का वो मुख्य संपादक, वो गद्दार इंदिरा गांधी का बड़ा चाहता था। तो इन समूह को हमारे देश के खिलाफ, मतलब कि सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके, प्रधानमंत्री बन करके देश के खिलाफ गद्दारी करने का इन समूह का कृति रही है, इतिहास रहा है। ये बात हमारे पंजाब में रहने वाले आदरणीय भारती भाई मान जाते हैं। हमारे शहीद आजम भगत सिंह को ये जेएनपीसी के इतिहासकार उनको आतंकवादी लिखवाते हैं। इस बात को मैं नहीं, जब 2004 और 2014 के बीच में सोनिया मनमोहन या यूपीए सरकार थी, और ये बात उठी थी कि भाई कि जेएनपीसी ने हमारे इन अमर शहीदों को, जो हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अमर शहीद अशफाकुल्ला हैं, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि को, इन समूहों ने क्रांतिकारी, आतंकवादी वो लिखवाया है इतिहास में। और भारत सरकार के अभिलेख में भी कुछ ऐसा है। और हद तो तब हो गई थी जबकि संघ लोक सेवा आयोग की मेंस, मैंने सिविल सर्विसेज की मेंस की परीक्षा में, जो कि एक निबंध लिखने को आता है, मेंस की परीक्षा में एक पेपर निबंध का होता है, ऐसे का होता है, उसमें आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखने को आया था। और जब ये मामला वो काफ़ी यानी फ्लैशअप हुआ, फ्लैश पॉइंट पर पहुंचा, तो ये पत्रकार भी तो गद्दार होते हैं देश के। ये अपना कंधा झाड़ने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ही सवाल पूछ लिए, अपना कंधा झाड़ने के लिए कि हमने भी तो सवाल पूछा था, जबकि ये खुद ही शामिल रहते हैं। पूरा माहौल पर एक झूठा माहौल बना, झूठा मतलब कि इन देश के गद्दारों की गद्दारी को छिपाने क्या में पूरा मीडिया वो लगा रहता है। तो अपना आपस में ये अपना जो है कंधा भी झाड़ते हैं। तो ये मीडिया अपना कंधा झाड़ने के लिए, जब ये बात काफ़ी ऊपर उठ रही थी, तो अपना कंधा झाड़ने के लिए सीधे मनमोहन सिंह से ये सवाल किया कि सर क्या ये सही है कि सरकार के अभिलेख में, सरकारी रिकॉर्ड में या उसके दस्तावेज में ये भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी लिखवा भगत सिंह जैसे हमारे अमर शहीदों को, देशभक्तों को शहीद आतंकवादी के रूप में लिखवाया गया है सरकारी, यानी भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज में। तो ये प्रधानमंत्री की क्षमता में ये मनमोहन कितना झूठ बोल रहा है और किस तरह से उससे हकीकत को छुपाने को घुमा करके जवाब दिया। जरा सुनिए, वो कह रहा है कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं और इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के मोहताज थोड़ी है। कबूला उसने। तो इन समूह ने शहीद आजम भगत सिंह, जो कि हम देशभक्ति और कुर्बानी शहादत के रूप में हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, आज भी हमारे हृदय में उसी तरह जीवंत हैं, और जिनको कि ये जेएनपीसी वाले आतंकवादी लिखवाते हैं, वहीं जो है हमारे
पंजाब में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन उसी को वोट कर रहे हैं। ये कम दुख की बात है। कारण कुछ भी हो, देशभक्ति का वो तकाजा तो है। भगत सिंह का महत्व तो है ना। जो भगत सिंह को जो है आतंकवादी लिखवा है, क्या उसको एक वोट, पंजाबी नहीं कहीं से भी जो है उसको एक वोट पाने का वो अधिकार बनता है। लेकिन सर उसके बाद देखिए वोट में ये सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और भारतीय आवाम ताकत दल, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पंजाब में रहने वाले, वो पूछता रहेगा जब तक माकूल जवाब न मिल जाए, ये पूछता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति नहीं है, लेकिन वो क्यों दबी हुई है, किन कारणों से दबी हुई है, वो सारे कारण को दूर करेगी वो। तो ये तो सवाल आकर के जो है वो यहीं पर टिका हुआ है। विदेशी दुश्मनों को दिखाने से कोई फायदा नहीं। देश के दुश्मन को समझना और देश के दुश्मनों को समर्थन मिलना, ये समस्या है। वही और इसी बात पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। सारा विचार मंथन इसी पर होना चाहिए कि इन देश के दुश्मनों को इनको समर्थन कैसे शून्य हो। अब वो ममता बनर्जी को देख लीजिए। ममता बनर्जी खुलेआम कह रही है कि ये कही थी जो चुना हुआ है विधानसभा का, कि यदि मैं जीत गई तो मैं पश्चिम बंगाल से सभी हिंदी भाषियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकलवा दूंगी या हिंद महासागर में फेंकवा दूंगी। वो उसने यह भी कहा था कि इस पश्चिम बंगाल में यूपी बिहार के गुंडे आए हैं। उसने यह भी कहा कि इस पश्चिम बंगाल में गुजरात के गुंडे आए हैं। अब बताइए, ये देश हमारा एक है। पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र या उड़ीसा हो, यह जो है उसी यानी हमारी जो मातृभूमि भारत है उसी का मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं, लेकिन है वो भारत भूमि। इस भारत भूमि में जितने भी रहने वाले सभी लोग जो है वो भारतीय भाई बहन हैं। ये कितनी देश की दुश्मन, देश की गद्दार है जो इस रूप में सोचती है, लेकिन उसको वोट मिला है कि नहीं मिला है। तो ये कलंक है। हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन वो जरूर सोचे कि ममता बनर्जी को वोट करना जो है वो देश का कलंक है। और इस कलंक को उसका हौसला देखिए कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में आकर के वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है। तो जब तक हमारे लोग देशभक्ति के जज्बे से जागृत होकर के इन देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को कुचलेंगे नहीं, तब तक इनके हौसले ऐसे ही वो बढ़ते रहेंगे। सवाल इस बात का है, विदेशी ताकतों को अब दिखाइए, लेकिन विदेशी ताकतों को दिखा करके देश के अंदर दुश्मनों को और उनके पापों को ढकना और यहीं के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक तबका देश के दुश्मनों को समर्थन करे, उसकी सरकार बनाए, ये समस्या है। इसको नहीं सब वो दिखाते हैं। और इसको दिखाने की बात आई तो वो ये विरोध पक्ष है। ये विरोध पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ये जितने भी ये इस तरह से कहने वाली मीडिया वालों से ये सीधा प्रश्न है कि जो देश के साथ गद्दारी करे उसको एक पल भी, एक क्षण भी इस मुल्क में रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उसको वोट मिलना और उसको वोट मिलना, उसका एमएलए बना, उसका एमपी बना, उसके सरकार बनना, उसको विरोध पक्ष होना, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। इन गद्दार किस्म की जो सोच रख करके ये टीवी चैनलों पर जो है डिस्कशन करते हैं, उनसे ये सीधा सवाल है भारतीय जनता दल का, हमारे
आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से। और तो और ये बीजेपी खुद इतनी बड़े गद्दार, ये राहुल गांधी को देश इसको गद्दार के रूप में न जाने, न पेश हो, इसकी बहुत बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी। आप YouTube पे देखते होंगे तो इसको पप्पू साबित करने में, नासमझ साबित करने में और अकल का कच्चा, बेसहूर इसी रूप में पेश करने में बीजेपी लगातार साजिश कर रही है। क्यों? कि इसको पप्पू समझिए, नासमझ समझिए, लेकिन देश का गद्दार है ऐसा मत समझिए। बताइए, जो देश के जो हमारे मुल्क के लिए दुश्मन बना हुआ है, उसको ये बीजेपी पप्पू के रूप में पेश करके उसके गद्दारी के पापों को ढकने की बहुत बड़ी साजिश कर रही है। तो देश के गद्दारों को के पापों को ढकना, उसको शह देना, उसका शील्ड बनना, उसकी रक्षा करना भी देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है जो कि बीजेपी कर रही है। हालांकि ये विषय भटक न जाए, बीजेपी के जेपी नड्डा मीटिंग कर रहे हैं ना लखनऊ में, जब देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता दल का ये जो मुहिम है भारतीय एकता का जब लोकप्रिय हो रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाई तुम लोग क्यों नहीं जो है भारतीयता का नाम लेते हो, भारतीयता की बात करते हो। अरे नड्डा महोदय, नड्डा बेवकूफ महोदय, सिर्फ नाम लेने से होगा? तुम्हारी करतूत क्या है वो तो देखो। देश के दुश्मनों की तुम रक्षा कर रहे हो, सिर्फ भारतीयता का नाम का उच्चारण कर दोगे तो तुम्हारे अन्न पाप जो है धुल जाएंगे। यही हकीकत हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को पहचाने जरूरी है। तो ये बीजेपी जो है एक नमूना ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को गद्दार के रूप में देश न जाने। और वाकई में जरा कल्पना करिए कि यदि देश में यदि इसको देश के गद्दार के रूप में, जो कि हकीकत है कि यदि ये साजिश न करती तो देश राहुल को गद्दार के रूप में जानता। और मैं नहीं समझता कि कोई भी अपना भारतीय भाई बहन एक गद्दार को वोट करता यदि ये प्रचार होता। तो ये कलंक जो है वो जो है उसी वक्त अब जैसे हम कह रहे हैं, अब इसी YouTube का कितना जो है वो प्रसार होगा। इसको तो सब कह रहे हैं कि मैं भड़का रहा हूँ। जब मैं देश के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको गद्दार बता रहा हूँ तो और सारे तथ्यों के साथ बता रहा हूँ, तो ये सब बोल रहे हैं एनपीसी वाले और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मैं भड़का रहा हूँ। तो ये सारे यथार्थ जो है और हकीकत जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको देखें। और ये तो रही जो है वो राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी हुई। इंदिरा गांधी को ये एनपीसी वाले बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू को आज भी उसके पापों को ढकने के लिए तमाम दुष्प्रचार माने इस पर सोशल मीडिया पर आपको मिलता होगा। लेकिन उसने कितनी गद्दारियां की भारत के खिलाफ जो है वो कहीं कोई नहीं बोलता। नेहरू के विरोध के नाम पर एक है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम ले लेगा, दीवाल छू देगा, लेकिन जो देश के खिलाफ गद्दारियां हैं वहां वो धीरे से निकल जाएगा, बड़ी सफाई से निकल जाएगा। फिर उसका जो असली जो एजेंडा है
अपने इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों पर हमला करके फिर इस समाज में भेद विभेद और नफरत फैलाना, बस उसी पर आ जाएगा। नाम तो लेता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, नेहरू का भी नाम लेगा, गांधी का भी नाम लेगा, नाम मात्र को नाम जरूर लेगा, लेकिन देश के खिलाफ इनकी गद्दारियां क्या हैं उसी पर केंद्रित होने के बजाय, और इनसे कितनी खतरे पैदा हो गए और सारी समस्याओं की जड़ हैं, ये न बोल करके, ताकि कोई ये न कहे कि भाई कि ये जो है वो इन्होंने विरोध नहीं किया था। प्रश्न विरोध का नहीं है, प्रश्न यह है कि हमारे देश को जो है इस मानसिकता से, जो मानसिकता इन गद्दारों को बचा रही है, उस मानसिकता के दलदल से हम कैसे इस अपने भारतीय भाई बहनों को, इस मुल्क को वो बाहर निकालें, ये सवाल है। भारतीय वामता का दल ये की चिंता ये है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे उसमें कुछ लोग हैं, एक जीडी बख्शी हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में बहुत बोलते हैं नेहरू के, लेकिन नेहरू की गद्दारियां क्या हैं, पूरा सवाल देखिए, ये बहुत एक मोटा सवाल है कि ये जीएनपीसी वाले दिन रात झूठ बोलते हैं और भी छाती तान करके अफवाह फैलाते हैं, और उनके खिलाफ सही बात, सच्ची बात जो है बताने में भी बाकी लोग जो है दुबक जाते हैं। कुछ साजिश करते हैं कि इस तरह से साजिश हो कि जो ये छाती तान के झूठ फैला रहे हैं, इसी को हमारे देश के लोग सही मान लें। भारतीय जनता दल आज पहली बार, निश्चित रूप से कह सकते पहली बार है कि इनके देश के खिलाफ काले कारनामों को, देश की गद्दारियों को ये सामने लाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें देख रहा है कि वो तो जो गद्दारी तो किए ही हैं, उनको बड़ी सफाई से कुछ गिरोह जो है वो खड़ा हो गए हैं। उसमें सबसे खतरनाक गिरोह है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह। ये गांधी का नाम लेगा, नेहरू का नाम लेगा, थोड़ा सा छू करके निकल जाएगा। जब जरूरत इस बात की है कि उसको माने टू दी कोर उसको बेनकाब करने की जरूरत है, तभी इस देश का कल्याण संभव है। इसीलिए तो एक शक जाता है, सुबह जाता है कि होन हो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है, जब भेष बदल करके जीएनपीसी के पैसों पर, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के पैसों पर पलने वाला जो है, उसी के एजेंडे को चला रहा है। जरा विशेषता देखिए, इसे जो खतरनाक है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है, उसके इस खतरनाकपन को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। इतना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करके और अपने को बिल्कुल सच्चा हिंदू बनने का दम भर करके, हमारे कुछ जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, माने हिंदू सनातन आस्था वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, उसमें से कुछ लोगों को भरमा करके ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है दिखाता है कि हम बड़े सच्चे हिंदू हैं, हिंदुओं के रक्षक हैं, और जो है सिवा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों हमेशा आक्रमण करता है। जरा विशेषता जरा पहचानिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर कभी असदुद्दीन ओवैसी जो है आक्रमण नहीं करता है। ये पूरा जो है ये मीडिया को पूछना चाहिए उसको। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को पर आक्रमण नहीं करता है, जब जानता है कि ये क्या कर रहा है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर कभी भी जीएनपीसी वाला जो है वो कभी कुछ नहीं बोलता है, वाम दल वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। पूछिए क्यों? कि यह उन्हीं के एजेंडे को, उन्हीं के पैसे पर
और उन्हीं का काम कर रहा है पुष्पेंद्र पुलिस भेष बदल करके। और जो भेष बदल के होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी 2004 और 2014 वाली, तो ये सब घोटाला, लूट। तो जब काफी ये पाप जो बाहर आ रहा था, ढकने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे। तो जब पाप बाहर आ रहा था, कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो इसी जीएनपीसी ने पैसा दे करके वो अन्ना हजारे को खड़ा कर दिया। बस अन्ना हजारे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो गए। अन्ना हजारे ये है वो है, और उसे अन्ना हजारे को दरी बिछा रहे हैं, माने जो है वो रेड कारपेट, लाल कालीन जो है, और काफी सुविधाएं। और उसके सारे कपिल सिब्बल, चिदम्बरम और सब लोग आकर के उसे बात भी कर रहे हैं अन्ना हजारे से। और तमाम वो नाटक हुआ कि भाई एक लोकपाल बिल बनेगा, एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी रहेगी, उसमें कुछ इधर से अन्ना हजारे की ओर से, कुछ सरकार की ओर से। ये अन्ना हजारे आज तक नहीं बताए कि ये किससे बात कर रहे थे। जो देश को लूट रहे हैं उन्हीं से ये ज्वाइंट ड्राफ्टिंग वो कर रहे थे। और बाद में वो सब जो है, जब ज्वाइंट ड्राफ्टिंग पर एक सहमति हो गई थी, तो यही जीएनपीसी वाले जितने भी ज्वाइंट ड्राफ्टिंग के मेंबर थे अन्ना हजारे की ओर से, वो तमाम उनके खिलाफ फाइलें वो खोलने लगे। और उनमें से फाइल खोलने में से एक दो ये प्रशांत भूषण का जो पिता हैं, माने आदरणीय है, पिता हैं वो शांति भूषण, उनके खिलाफ तमाम शुरू हो गया। तो ये तो उनकी साजिश है। लेकिन यह है कि उन्हीं सबों ने अन्ना हजारे को खड़ा किया। और अन्ना हजारे जब आंदोलन खत्म हो गया, तब एक बिल्कुल जैसे ये मोदी बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऊंचे मंच से, तो अन्ना हजारे भी बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है। ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील नहीं। बस इतना बड़ा आंदोलन करके यही जो है वो उपसंहार दिया। और उस अन्ना हजारे के आंदोलन से, वैसे जीएनपीसी वालों ने ही जो है वो खड़ा किया था, उसके दो दुष्परिणाम हुए, दो बहुत बड़े। इन जीएनपीसी वालों को एक हथियार मिल गया कि भाई हम खुद जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश को लूटने वालों को एक तर्क का हथियार मिल गया। माने वो देश को लूट भी रहे हैं और पब्लिक फेस में कह भी रहे हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तरह का एक पाखंडी हरकत जो है वो तभी से शुरू हो गई। और दूसरा, उसी अन्ना हजारे के आंदोलन का एक होता ना कि जब, हालांकि ये इसे पैरेललिज्म या इसे मिसाल माने वो देना उतना अब कहाँ तक उचित है कहाँ तक अनुचित है मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, कुछ अमृत निकला, तो ये इसमें तो जहर निकला। तो एक सबसे बड़ा जहर निकला ये गद्दार केजरीवाल। देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो गया ये। लेकिन सवाल फिर आकर के वहीं टिकता है कि ये अभिशाप है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये जो है, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था इसने। तो जो देश के साथ गद्दारी करे तो बाकी चीजें वो देखना ही नहीं है। देश के गद्दारों को चुनना, उसको वोट करना, इससे बढ़कर के कोई राष्ट्रीय कलंक है नहीं। दिल्ली जैसे प्रबुद्ध
जो देश की राजधानी है, उन लोगों ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के चक्कर में देश के गद्दार को चुना है। ये कलंक दिल्ली के माथे पर आदरणीय जो दिल्ली के जो मतदाता गण आदरणीय जो भारतीय भाई बहन है, उनके माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा ये कलंक है, बहुत बड़ा ये दाग है, बदनुमा दाग है कि देश के गद्दार को जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था ये गद्दार। अरे कहाँ तक का है? इसी के जो है, जब इसी आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, ये दोनों सरेआम मैंने जो गद्दारी वो नेहरू ने किया था कश्मीर के विषय में, वो एक वक्तव्य दे गया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह से, प्लेबिसाइट से करेंगे, और वो भी इसी मंसूबे को पाल करके उसने वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर में जो अवाम है वो उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, यानी उसमें वो माने बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में है। तो ये गद्दार नेहरू सिर्फ यही मंसूबा पाल करके कि इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, उनको बहका करके, झुठला करके, अफवाह का शिकार बना करके पाकिस्तान के पक्ष में जो है एक जनमत जो है वो लिया जा सकता है। इसी मंसूबे को ध्यान में रख करके वो गद्दार नेहरू ने वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। ये दोनों गद्दार आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण और वो योगेंद्र यादव उसी गद्दार नेहरू के वक्तव्य को दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और ये दोनों गद्दार उस गद्दार नेहरू से भी दो कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि यदि ये जनमत संग्रह, यानी जो गद्दार नेहरू नहीं कह पाया था, उसकी गद्दारी को ये दोनों गद्दार पूरा कह रहे हैं कि यदि वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अब सवाल उठता है, और ये पूरा समर्थन, पूरा श्रह था ये गद्दार केजरीवाल का, और उसमें ये दोनों आम आदमी पार्टी में थे। तो अब सवाल उठता है, हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन का क्या इतना अपना दिमाग गिरवी, हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन, क्या उन्होंने अपना दिमाग इतना गिरवी वो रख दिया है कि देश के गद्दारों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी पर अपना दिमाग जो है वो बंधक वो बना दिया, कलंक, वो राशि कलंक यानी वो पाल लिया। उस राशि कलंक को धोना है, बहुत बड़ा कलंक। इस गद्दार जो है केजरीवाल को चुनना जो है वो बहुत बड़ा कलंक है, और दो तीन बार इसको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बहुत बड़ा कलंक है। और ये राष्ट्रीय कलंक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, दिन रात देश के साथ गद्दारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जनता के पैसे को खर्च करके तमाम ये मुस्कुरा रहा है विज्ञापन में मोदी जी के नाक के नीचे। तो मोदी जी जानिए कि देश के गद्दारों को पालना, जबकि धारा 356 की ताकत आपके पास है, कम से कम इस गद्दार का निपटारा आप आपको करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पाल रहे हैं। और वो झूठ मूठ का कि उसका थोड़ा पावर कम कर दिया, ये सब बिल्कुल दिखावा है। देश को धोखा देना है, देश को राहत देनी है। मोदी महोदय,
तो देश ये मांगता है कि जिस भोली भाली जनता ने जिस हमारे गरीब मजलूम आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपको इस कुर्सी पर बिठाया है, ये जिम्मेदारी दिया है, उस भरोसे के साथ, तो उस भरोसे का तकाजा है कि इस गद्दार से निजात दिलवाइए, इस गद्दार को पालिए मत। और ये भी जान लीजिए कि गद्दारों को पालना देश के खिलाफ गद्दारी होती है मोदी जी। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार ममता बनर्जी बहुत बड़ी गद्दार है इस देश की, वो भी आपके द्वारा पाली जा रही है। और देखिए ना पश्चिम बंगाल में इसके गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, और ये आकर के इनसे जो है 2-2 घंटा बात कर रही है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी गद्दारी है देश के खिलाफ मोदी जी की, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। तो वो अन्ना हजारे का ये दुष्परिणाम रहा, वो केजरीवाल। तो ये भेष बदल करके बात वहीं से भेष बदल करके ये थोड़ा, ये बात सही है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन कहाँ तक अपना दिमाग खपाए हैं। अरे उनका परिवार है, बच्चे हैं, और रोजमर्रा की व्यस्तता भरी जिंदगी है। जो सिस्टम है, जो सिस्टम, जो व्यवस्था है, एक काम के लिए 10 चक्कर वो मारने पड़ते हैं। बच्चों का एडमिशन कराना है, वो सब सारी बातें और जो भी बात पड़ती है। अब इतना इंट्रिकेट, इतना घुमावदार बातों में वो उलझ करके कहाँ अपना दिमाग खपाएं, ये बिल्कुल लाजमी बात है। तो लेकिन भारतीय जनता का दल पता नहीं कोशिश कर रहा है, आप समझिए तो भी ठीक है, और न भी समझिए तो भी ठीक है। तो ये भेष बदल करके बड़े खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और जो है हमारे यानी देश को अंदर से तोड़ने वाली ताकतों की मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। कौन? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग। भारतीय जनता दल को पूरा शक है कि निश्चित रूप से जीएनपीसी और वाम दलों के पैसे पर पलने वाले और उनको एजेंडा को चलाने वाले ये खतरनाक गिरोह है। और उसी में बात हो रही थी जीडी बख्शी की। जीडी बख्शी बहुत वो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में उठते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी तो बताइए। कैसे कैसे इसने मरवाया इसे गद्दार नेहरू ने हमारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस को, ये तो बताइए पूरे देश को। अब बार बार बताइए, एक बार छू करके भाग जाने से नहीं। इन समूह ने बहुत ही झूठ जो है वो फैलाया हुआ है। तो एक मुहिम चलवाइए तब ना जीडी बख्शी महोदय कि ये गद्दार नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई है। मुहिम आप चलाइए, लेकिन नहीं, छू लिया बस फरार हो गए। ऐसे वो थोड़ी होता है। इन समूह ने बहुत ही झूठ, एनपीसी वालों और पूरा बौद्धिक वर्ग का एक पूरा गिरोह है, मीडिया का एक गिरोह है, इतिहासकारों का गिरोह है। इनके पापों को ढकने के लिए और इन देश के गद्दारों का महिमा मंडन करने के लिए, भटैती करने के लिए जहर सब वो फैलाए हुए हैं, जिसको काटने के लिए थोड़े कि बस छू लिया चल दिए बस हो जाएगा। बार बार जनता के दिमाग में ये जो है बैठाना पड़ेगा जीडी बख्शी महोदय कि किस प्रकार हमारे परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे मरवाया, उनके परिवार पर जासूसी इसने कैसे करवाया। आज़ाद हिंद फौज जो जिसकी कुर्बानी से हमारे रॉयल इंडियन नेवी में क्या कहने की वो बगावत हुई और बगावत हुई और अंग्रेज जो है जाने को मजबूर हुए अपने मजबूर हुए। और तभी से यानी 1945 से इन सबों ने सूंघ लिया था, इन दो गद्दारों ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने।
बस सत्ता नेहरू को मिले, इसकी साजिश वो करने लगे। इसको बताइए ना। जब तक ये दोनों गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी ये पूरे सीन से हटेंगे नहीं, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महत्व सामने आ नहीं सकता। और उनका ही नहीं, शहीद आजम भगत सिंह का और चंद्रशेखर आजाद का। हमारे से चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप ले लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जो है, जो इसमें आजाद पार्क बना हुआ है वो इलाहाबाद में, हालांकि उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, तो वहीं पर थे। ये गद्दार नेहरू जो है अंग्रेजी सरकार से मुखबिरी करके बताया कि भाई आपका शिकार जो है वहीं पर छुपा हुआ है। और फिर वो इस अंग्रेजों की पुलिस ने उनको घेर लिया और चारों से घेर लिया। हालांकि जब वो देखे कि भाई और माने उनकी जो फायरिंग करने की जो क्षमता थी बहुत अचूक थी, और कहा गया काफ़ी पुलिस वाले डरते भी थे कि यदि उनकी गोली निकली तो निश्चित है कि कोई न कोई जो है मरेगा जरूर। लेकिन वो पुलिस बल की संख्या ज़्यादा थी। तो जब ये देखे कि भाई कि अब हम बच नहीं सकते, तो वो अपनी ही गोली से जो है वो सोचे थे कि भाई हमको शहीद भी होना है, तो दुश्मन अंग्रेजों की गोली से नहीं, अपनी गोली से मार करके वो शहीद हुए थे। तो उनको मरवाने वाला यही गद्दार नेहरू था, मुखबिरी किया था। तो जब तक ये बातें बताएंगे नहीं, जब तक ये गद्दार परिदृश्य से हटेंगे नहीं, हमारे अमर शहीदों का महत्व जो है जनता के सामने आ नहीं सकता। आज इन्हीं गद्दारों को ढक करके ये बीजेपी जो है बराबर जो है वो साजिश कर रही है। गद्दार वो इंदिरा गांधी की भी गद्दारी को ये छुपाती है बीजेपी, नेहरू की भी गद्दारी को छुपाते हैं मोदी जी और ये बीजेपी वाले। यही सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की, मोदी जी की, वो देश के खिलाफ। कहाँ इधर उधर और इससे भी बड़ी गद्दारी इनकी है, जरा ध्यान से समझिए कि नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव की गद्दारियों को छिपाने के लिए इन्होंने एक साजिश चलाई हुई है। कट्टरवादियों को छोड़ रखा है, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों का समाज है, उसमें एक मानसिकता वो फैलाई हुई है कि समस्याओं की जड़ ये जीएनपीसी वाले नहीं हैं, नेहरू नहीं है, ये इंदिरा और राजीव नहीं है और राहुल नहीं है, मुसलमान हैं। और ये चीज मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, इनके जो दिल में बसा हुआ है, इन गद्दार बीजेपी वालों के जो दिल में बसा हुआ है, उसका नमूना फूट करके सामने आता रहता है। एक नमूना जरा देखिए आप। अभी 2 साल पहले वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनका देहांत हुआ। तो स्वर्गीय अरुण जेटली को सम्मान देने के लिए तो किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा जाना था। इन देश के दुश्मन, अब देखिए देश के दुश्मन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं और निश्चित रूप से मैं करूंगा, और यही बेनकाब करना होगा देश के अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष, इन देश के दुश्मन बीजेपी वालों को, कि इनको नेहरू स्टेडियम दिल्ली में नहीं दिखा, उसका नाम बदलने की इनकी मंशा नहीं दिखी। नेहरू को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं बीजेपी वाले, लेकिन मुस्लिम सब जहां लिखा हो वो दौड़ करके उसका नाम बदलने के लिए फिरोज कोटला का नाम वो बदल दिया, और उसी बगल में नेहरू का नाम इन सब ने नहीं बदला। ये योगी आदित्यनाथ
इलाहाबाद का तो नाम बदल दिया इसने, प्रयागराज। लेकिन इस बेवकूफ़, अभी इसके आगे वो नहीं है, इस बेवकूफ़ जो है योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि उसी के बगल में वो गद्दार था, वो मोतीलाल नेहरू के नाम पर था, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम क्यों नहीं बदला? क्या योगी महोदय आपकी गद्दारी नहीं है? गद्दारों को ढकना, उनके पापों को छिपाना देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। योगी आदित्यनाथ जी, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में राजीव शब्द हटा करके वो तमगा ये लूट रहे हैं। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई इतने सारे गद्दार जो है, नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम पर, इन सब ने गली गली कुछ में सभी संस्थानों में, हवाई अड्डों पर इन सब ने नाम, ये गद्दारों का नाम चिपकाए हुआ है। देश इंतजार कर रहा है कि ये इस कलंक को हटा करके, गद्दारों के नाम का कलंक हटा करके हमारे अमर शहीदों का नाम वहाँ पर रखा जाए। हमारे शहीद आजम भगत सिंह का नाम रखा जाए, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम रखा जाए, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी का नाम रखा जाए, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी का नाम रखा जाए, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी का नाम रखा जाए, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि का नाम रखा जाए, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू का नाम रखा जाए, इन कलंकों को हटा करके। लेकिन ये भी देश के बहुत बड़े गद्दार हैं कि सिर्फ वो खेल रत्न अवार्ड से नाम हटा करके तमगा लूट रहे हैं। देखिए, तो अरे देखिए ना कि जब भी परिचर्चा होती है टीवी डिस्कशन, जरा ध्यान से देखिए, ये गद्दार जीएनपीसी के, नहीं गद्दार कम्युनिस्ट वालों के, और जीएनपीसी के प्रवक्ता दहाड़ करके झूठ, वो कभी कभी जो है एंकर पर भी आरोप लगाते हो कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। देश की गद्दारी का खास करके आता है वो कम्युनिस्टों का वो विवेक श्रीवास्तव, उसके आगे ये बीजेपी वाले बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। किसके आगे? देश के गद्दार पार्टियों के प्रवक्ताओं के आगे। लेकिन वही प्रवक्ता बीजेपी के जब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को देखते हैं तो दो ही तीन वाक्य बोलने के बाद, दो ही तीन आर्गुमेंट के तर्क देने के बाद, तुम जिहादी हो, तुम गद्दार हो, तुम जो पाकिस्तानी हो, शुरू हो जाते हैं। और वही जो देश का वास्तविक गद्दार है, बहुत खतरनाक गद्दार है, उसके आगे ये भीगी बिल्ली बन रहते हैं। और सिर्फ इसलिए उनके पापों को ढकना है, ये साजिश इनकी। और उसमें एक दुख और वो जुड़ जाता है ऐसे परिदृश्यों में, वो जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से प्रवक्ता आते हैं, वो तो आते हैं जिनको यानी किसी बात पर यह कभी बोलते जिहादी बोल देते हैं, कभी पाकिस्तानी बोल देते हैं, कभी जो है देश के गद्दार बोल देते हैं, वह भी इसी दुख में उसमें और यह आग लगाते हैं वो प्रवक्ता कि वह भी कभी इस जीएनपीसी को और इस कम्युनिस्टों को गद्दार नहीं कहते। यही तो दुखड़ा है। ये बीजेपी वाले कम्युनिस्टों को और जीएनपीसी के हर गद्दारी को आप ढकते हैं। इस्लाम आस्था से जो भी प्रवक्ता आते हैं वो भी उनको गद्दार वो सब नहीं कहते हैं। और इस इस्लाम आस्था से जो प्रवक्ता आते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो सपाहियों को भी जो है ये नहीं कहते हैं कि ये समाज को तोड़ने वाले हैं। बसपाइयों को भी नहीं कहते हैं कि ये समाज को तोड़ने वाले हैं। ये टीएमसी को भी जो है वो देश का गद्दार नहीं मानते हैं। एनसीपी को देश का गद्दार नहीं मानते हैं और डीएमके को देश का गद्दार नहीं मानते हैं। ये दुखड़ा है इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज से आए हुए प्रवक्ताओं के द्वारा।
तो ये सारी मानसिक बाधाओं को दूर करना है, तभी जो है यानी भारतीय एकता, भारतीयता के माहौल को माने लाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। लेकिन लाना है, और आप सभी लोग बिल्कुल मन में ठानिए कि इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर, हालांकि ईवीएम मशीन पर भी कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन देश एक हो जाए, सारी इनकी वो ईवीएम मशीन की कोई साजिश भी होगी वो भी फेल हो जाएगी, देखा जाएगा उसको। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।